हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी बिहार के 7 फेज बहाली को बेहतर बनाने में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि 7 फेज की बहाली अगस्त में एग्ज़ाम इसका होने वाला है, फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। तो ये तैयारी बहुत ही कम समय में करनी है। तो क्यों ना इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक अच्छी रणनीति अपनाई जाए, एक अच्छा कंटेंट लिया जाए। तो मैं आपके पास जो लेकर के आया हूँ वो 7 फेज में क्लास 7 के बुक भूगोल का एक बेहतर नोट्स है। आसान शब्दों में है, आसान भाषाओं में है और कम पेजेस में है। 4 पेजेस में आप पढ़ करके इस नोट से एक अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, कम समय है तो हम भी कम समय लेंगे और आपकी इस 4 पेज के नोट्स को बहुत ही कम समय में आपसे क्लियर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चट्टान की। किसकी? चट्टान की। तो चट्टान एक प्रकार से कह सकते हैं खनिजों के अवशेष इसमें मिलते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों चट्टानें? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आग्नेय, एक अवसादी और एक रूपांतरित। एक आग्नेय, एक अवसादी, एक रूपांतरित। अब बात करेंगे आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित तीनों के बारे में और इसके मुख्य मुख्य बातों को हम जानेंगे। जितना हमारे 7th बुक में दिया गया है बस हम उतनी ही बातों को जानेंगे। आगे धीरे धीरे हमारे क्लास का लेवल बढ़ेगा, 8 में जाएंगे, 9th में जाएंगे तो इस तरह इसकी भी भाषाएं बढ़ेंगी, इसका भी कंटेंट बढ़ेगा दोस्तों। तो प्लीज़ जितना अभी 7th बुक में दिया गया मैं उतना ही बताऊंगा, उससे एक्स्ट्रा अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिघला हुआ पदार्थ जब अंदर से यानी हमारे धरातल के अंदर से जब धरातल पर आता है तो उसी क्रम में वो क्या हो जाता है? जम जाता है। उसी क्रम में क्या हो जाता है दोस्तों? जम जाता है। तो वही जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आग्नेय चट्टान। जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। ये किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के। किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अवसादी चट्टान की। किसकी बात करेंगे? अवसादी चट्टान की। क्या है? ये 2 अवस्थाओं में बनती है। ये चट्टानें कैसे बनती है? 2 अवस्थाओं में। कैसे कैसे? एक पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर। एक पहला पानी के अंदर, दूसरा पानी के बाहर। ये परत दर परत बनती है। ये कैसे बनती है? परत दर परत बनती है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं बालू पत्थर और सेल। बालू पत्थर और सेल। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों, परत दर परत बनने वाली चट्टान कौन सी है? तो कौन सी है? तो आग्नेय है। कौन सी है? सॉरी, अवसादी है। कौन सी है? तो अवसादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रूपांतरित। कौन सा है? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरण का मतलब ही होता है बदला हुआ, यानी यह चट्टान बदल करके बनता है। इसी अवसादी से ही बदल करके यह चट्टान रूपांतरित बनता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? संगमरमर और चूना पत्थर। कौन कौन से उदाहरण हैं? संगमरमर और चूना पत्थर। दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि चूना पत्थर किस चट्टान के उदाहरण हैं? तो किस चट्टान के हैं? रूपांतरित के। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक स्टार करके दिया हुआ है अपर्दन। क्या है? अपर्दन। अपर्दन क्या है दोस्तों? अपर्दन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है। अपर्दन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों में क्या होती है? उनके परतों में काट छांट होती रहती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खनिज की। खनिज। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। धात्विक में बात करें तो 2 प्रकार होते हैं, एक लोह युक्त, एक अलोह युक्त। लोह युक्त में बात करें जिसमें लोहे की मात्रा हो, जो लोहे से युक्त हो, उसे लोह युक्त कहेंगे। और जो लोहे से युक्त ना हो, जिसमें लोहे की मात्रा ना हो, उसे अलोह युक्त कहेंगे। लोह युक्त में कुछ उदाहरण है दोस्तों, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया। तो ये सारे लोह युक्त हैं, यानी इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। वहीं बात करें अगर अलोह युक्त में तो सीसा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, तांबा हो गया। इन सबों में लोहे की मात्रा नहीं रहती है दोस्तों, तो इसे अलोह युक्त कहते हैं। और ये किसका प्रकार है? धात्विक का। और धात्विक किसका प्रकार है? तो वो खनिज का है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है अधात्विक। आगे कौन सा है? अधात्विक। ये भी खनिज का ही प्रकार है। खनिज के 2 प्रकार, एक धात्विक, एक अधात्विक। तो अधात्विक भी 2 प्रकार के, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। जिस तरह धात्विक 2 प्रकार के थे, एक लोह युक्त, एक अलोह युक्त, उसी तरह अधात्विक भी 2 प्रकार के हैं, एक खनिज, एक सॉरी एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं कार्बनिक किसे कहते हैं। कार्बनिक मतलब जिसमें कि कार्बन की मात्रा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन हो, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो। अ मतलब नहीं, कार्बन मतलब कार्बन, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो वो अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा हो वो कार्बनिक। इसका उदाहरण कौन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम। उसका उदाहरण कौन कौन है? कोयला और पेट्रोलियम। अकार्बनिक में कौन कौन है? तो अभ्रक, ग्रेफाइट। अकार्बनिक में कौन कौन? अभ्रक और ग्रेफाइट। बस इतना ही जानना है दोस्तों। चलिए, कुछ डेटें दी गई हैं, कुछ तिथियां दी गई हैं, उन्हें देख लेते हैं एक बार। बात हो रही है जनवरी 1934 की। जनवरी 1934 की क्या हुआ था? दरभंगा बिहार में। जनवरी 1934 दरभंगा बिहार में, जनवरी 1993 लातूर महाराष्ट्र में, जनवरी 2001 कच्छ एवं भुज गुजरात में। क्या हुआ था? भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिससे कि भारी मात्रा में जान माल की क्षति हुई थी। अभी तक में दोस्तों ये 3 जगह ऐसे हाईलाइटेड किए गए हैं कि जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार में, सितंबर 1993 लातूर महाराष्ट्र में, और जनवरी 2001 कच्छ एवं भुज गुजरात में भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनसे कि यहाँ भारी मात्रा में जान माल की क्षति हुई। दोस्तों ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया गया कि भूकंप की तीव्रता एवं इसकी इकाई, यानी भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं और इसकी इकाई क्या है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं और इसकी इकाई क्या है? रिएक्टर स्केल। अब इकाई का मतलब नहीं समझ में आता है तो समझा देता हूं मैं आपको कि जैसे हम आलू लेने जाते हैं तो आलू हम क्या कहते हैं? हमको 10 केजी आलू दीजिए, तो केजी वहां पे क्या हो गया? वो मापने का इकाई हो गया, वजन मापने का इकाई। लेकिन मापते किससे हैं? तो तराजू से। तो तराजू क्या हो गया? यंत्र हो गया। तराजू क्या हो गया? यंत्र हो गया। इकाई क्या हो गया? केजी हो गया। उसी तरह हम सिस्मोग्राफ से तो मापते हैं, लेकिन हम किस में मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल में। जैसे हम कह सकते हैं कि आज बिहार में 5.4 रिएक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आया, तो इस प्रकार इसे नापते हैं। अब बात करते हैं पर्वत की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पर्वत की। पर्वत, पर्वत उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो तथा शिखर क्या हो? उसका संकुचित हो, यानी मिला हुआ हो, ऐसे करके बना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। कि क्या कहते हैं? पर्वत। और ये बहुत ही प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें कुछ मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, संचय पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। फिर से एक बार, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। अब दोस्तों इसके बारे में उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बलित पर्वत कहते किसको हैं, भ्रंशोत पर्वत किसको कहते हैं, संचयन पर्वत किसको कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं, ये जानने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हमें ये जानना है कि आखिर बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से? हिमालय और रॉकी। कौन कौन से? हिमालय और रॉकी। वहीं बात करें भ्रंशोत पर्वत की, तो इसके भी उदाहरण है दोस्तों। कौन कौन से? तो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़वा पर्वत भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। भारत का सतपुड़वा पर्वत और यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? भ्रंशोत पर्वत के। अब बात देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारत का सतपुड़वा पर्वत निम्नलिखित में से किस पर्वत के उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण है? भ्रंशोत पर्वत के। और ये चारों पर्वत के ऑप्शन दे सकते हैं आपको। आगे बात करते हैं संचयन पर्वत की। तो इसके भी 2 उदाहरण हैं, एक है जापान का फ्यूजियामा और दूसरा अफ्रीका का किलिमंजारो। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि अफ्रीका का किलिमंजारो किस पर्वत के उदाहरण है? तो किस पर्वत के उदाहरण है? संचयन पर्वत के। किस पर्वत के? संचयन पर्वत के। बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत की भी उदाहरण है, एक है अरावली की पहाड़ी, एक है पारसनाथ की पहाड़ी। एक है अरावली की पहाड़ी, एक है पारसनाथ की पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? CO2 और CFC। CO2 और CFC, ये जनरली याद रखने की चीजें हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल एक प्रकार से वायु का आवरण होता है। जिस तरह पर्यावरण में सभी चीजों का आवरण होता है, मतलब पेड़ पौधे, गाछ वृक्ष, वायु, जल, सबका, तो वो पर्यावरण कहलाता है। इसी तरह वायुमंडल, जहाँ वायु यानी हवाओं का वो मतलब आवरण हो, तो वो क्या होता है? 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है वायुमंडल का। कितने किलोमीटर तक? 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर तक वायु का विस्तार होता है।
ऊपर ऊपर की ओर अगर हम 1000 किलोमीटर ऊपर जाएं धरातल से, तो वो वायुमंडल कहलाता है वहां तक। और उसमें भी कुछ परतें बनी हुई हैं, जिसमें 5 परतें हैं। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। चलिए आगे बात करते हैं, एक एक करके सब मंडलों के बारे में जानेंगे। आखिर क्षोभ मंडल क्या है? तो क्षोभ मंडल हमारे धरातल से सबसे, मतलब धरातल जैसे है ना, उसके ऊपर वाला मंडल, पहला मंडल वो क्षोभ मंडल ही कहलाता है। क्षोभ मंडल वो सबसे निचली परत है, मतलब कि एक प्रकार से हमारे धरातल से जस्ट ऊपर वाला परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। और इसमें ही मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में जानते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन बारे में इसी मंडल में जानते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर तक है, यानी कि धरातल से अगर हम 13 किलोमीटर के ऊपर तक जाएं तो क्षोभ मंडल है। और जैसे ही 13 किलोमीटर अगर हम पास करें तो हमको मिल जाएगा संताप मंडल। कौन सा मंडल मिल जाएगा? संताप मंडल। इसका फैलाव कितना तक है? तो 50 किलोमीटर तक। थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा सही से थोड़ा जूम करके। तो इसके फैलाव में कितना किलोमीटर इसका फैलाव? 50 किलोमीटर। यानी कि जब 13 किलोमीटर जाएंगे तो हमें क्षोभ मंडल दिखेगा, और 13 किलोमीटर के बाद जब अगर हम ऊपर चलें तो उसके बाद ऊपर 50 किलोमीटर तक हमें समताप मंडल मिलेगा। इसकी क्या विशेषता है? तो यह ओजोन परत है। यहाँ पे क्या है? ओजोन परत है, जो कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोकता है। हमारे पृथ्वी पर आने में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकता है। उसके बाद बात करें तो हवाई जहाज के उड़ान के लिए भी यही मंडल बहुत उपयुक्त है। यही मंडल क्या है? उपयुक्त है। हाँ तो दोस्तों, तो समताप मंडल, इसका फैलाव 50 किलोमीटर है और इसमें ही ओजोन परत पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि इसे पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए है ये ओजोन परत, जिससे कि हमारे वायुमंडल पे ये पराबैंगनी किरण नहीं आती, नहीं तो यहाँ पे स्किन कैंसर जैसी बहुत सी बीमारियाँ फैल जाएंगे। हवाई जहाज़ की उड़ान के लिए भी यही उपयुक्त है। बात करते हैं तीसरे मंडल की, मध्य मंडल। ये कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर तक मानी गई है। इसकी ऊंचाई कितने किलोमीटर तक मानी गई है? 80 किलोमीटर तक। तो 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। उल्का पिंडों से रक्षा करता है ये मंडल। उल्का पिंडों से रक्षा करता है ये मंडल। कौन सा मंडल? तो मध्य मंडल। उल्का पिंडों से रक्षा करता है और इसमें तापमान कम होता है। इसमें क्या होता है? तापमान कम होता है। चलिए आगे बात करते हैं चौथे मंडल की। तो चौथा मंडल है आयन मंडल, या इसे बाह्य मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो इसका फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। इसका फैलाव क्या है? 80 से 400 किलोमीटर तक है। और पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे आती है, इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। मतलब कि पृथ्वी से जो प्रसारित तरंगे आती है, इसी परत से वापस परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आती हैं। वो कौन सा मंडल है? तो वो आयन मंडल है। कौन सा मंडल है? आयन मंडल। सबसे लास्ट, पांचवें और सबसे लास्ट मंडल की बात करेंगे तो बहिर्मंडल है। कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल। सबसे ऊपरी परत है। हल्की गैसें हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। सबसे ऊपरी परत है और हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में क्या करती हैं? तैरती हैं। क्या करती हैं? तैरती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इधर कुछ ग्राफ टाइप में दिया गया है कि महासागर में जल का वितरण 97.3% है। अब यही समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी पर पानी पीने के लिए सबसे ज़्यादा है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर तो आधा, मतलब एक तीनों कोना पानी तो 97.3% महासागर में ही है। 0.1% पानी हमारे पास पीने के लिए हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। समुद्र के 1 kg जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुले हुए। बताइए, 1 kg जल में 35 ग्राम नमक ही है दोस्तों, इतना खारा है। अजैव पर्यावरण के उदाहरण है गैस। अजैव पर्यावरण के उदाहरण गैस है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आगे है संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो जानते हैं जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो हमारे बिहार सरकार के द्वारा डॉल्फिन को, यानी सॉस को जलीय जीव घोषित किया गया है, जो कि गंगा को सुरक्षित भी रखती है। हाँ, इसलिए इसे जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए इधर बात करते हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? तो सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाती है। यानी एक दूसरे पर निर्भरता जो है वो क्या कहलाती है? पारितंत्र कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए, ये है पर्यावरण के घटक।
पर्यावरण के घटक दो हैं, कौन कौन? एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। यानी पर्यावरण के कंपोनेंट की बात करें तो एक प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है। प्राकृतिक कौन कौन? तो जल, वायु, स्थल और सजीव, ये प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। और मानव निर्मित में इमारत हो गया, पुल हो गया, स्मारक हो गया और सड़क हो गया। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी दोस्तों, इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ शहरों के बारे में हैं, कुछ नामचीन शहरों के बारे में जानकारियाँ हैं, उसे देख लेते हैं। चलिए, सबसे बात करते हैं पहले लद्दाख की। किसकी बात करते हैं? तो लद्दाख की। लद्दाख, इसके बारे में जानकारी हम पहले जानते हैं। लद्दाख क्या है? वहाँ की भाषा में लद्दाख को खा पा चान कहते हैं। क्या कहते हैं? खा पा चान कहते हैं। लद्दाख को वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? खा पा चान कहते हैं। लद्दाख में जो अनाज उगाई जाती है वो कौन कौन सी है दोस्तों? लद्दाख में जो अनाज उगाई जाती हैं कौन कौन सी हैं? जौ है, जई है, गेहूं है और आलू है। ये लद्दाख में अनाज उगाई जाने वाली हैं। नदी की बात करें लद्दाख में कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु है, श्योक है, नुद्रा है और छौ है। ये 4 नदियां हैं लद्दाख में। जानवर की बात करें यहाँ तो जानवर में याक हैं। याक से क्या होता है? इसके दूध से पनीर और मक्खन बनता है। जानवर में और भी हैं, भेड़ भी हैं, बकरियां भी हैं। और लद्दाख जो ऊंचाई है वो 3600 मीटर है। इसकी ऊंचाई लद्दाख की कितनी है? 3600 मीटर। ये ऊंचाई वाले जगह है, यहाँ पे आपको भेड़ बकरी ज़्यादा मिलेंगे। याक मिलता है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं वो जबरा की तरह दिखने वाला है। और इसके दूध से क्या बनता है? पनीर बनाया जाता है और मक्खन भी बनाए जाते हैं। यहाँ की बात करें पेड़ की तो यहाँ पेड़ भी हैं, कौन कौन से? सेब के हैं, खुबानी के हैं और अखरोट के हैं। लद्दाख में कौन कौन से पेड़ हैं? तो सेब, खुबानी और अखरोट। यहाँ सफ़ेदा और बेदा के वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सफ़ेदा और बेदा के वृक्ष यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बात करें तो लद्दाख में बौद्ध के बड़े बड़े मठ मिलते हैं जिसे गोम्पा कहा जाता है। लद्दाख में बौद्ध के बहुत बड़े बड़े मठ मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गोम्पा कहते हैं। लद्दाख में बड़े बड़े बौद्ध के मठ मिलते हैं जिसे क्या कहते हैं? गोम्पा। क्या कहते हैं दोस्तों? गोम्पा। बात करें लद्दाख में जो निवासी रहते हैं वो ईरान और मंगोली रहते हैं। ईरान और मंगोली रहते हैं दोस्तों। जो ईरान और मंगोली रहते हैं, जो वहाँ निवासी रहते हैं, ईरान को बाल्टोरो कहते हैं। मंगोली जो हैं वो बौद्ध हैं, ईरान जो हैं वो मुस्लिम हैं। ये दोनों मिल करके यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की द्रास घाटी में अच्छे किस्म की जीरा का उत्पादन होता है। अच्छे किस्म का जीरा का उत्पादन कहाँ होता है? तो लद्दाख में। कहाँ होता है अच्छे किस्म की जीरा का उत्पादन? तो लद्दाख में। तो कहाँ पे लद्दाख में? तो द्रास घाटी में। कहाँ पे? द्रास घाटी में। चलिए, इधर हो गया। अब बात करते हैं इसके कुछ शहर के। प्रमुख शहर इसकी बात करें तो लेह है। लद्दाख का प्रमुख शहर कौन सा है? लेह है, जो कि सड़क मार्ग और वायु मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग और वायु मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। और इसकी बात करें सड़कों की तो कुछ सड़कें हैं। NH1 है जो कि लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ता है। जोजिला रास्ता से जोड़ता है कौन? NH1। एक काराकोरम दर्रा है जो कश्मीर से तिब्बत को जोड़ता है। कश्मीर से किसको जोड़ता है? तिब्बत को। एक रोहतांग दर्रा है जो लेह से मनाली तक जाता है। लेह से मनाली तक जाता है कौन सा? रोहतांग दर्रा। कोराकोरम दर्रा का कश्मीर से तिब्बत जोड़ता है। और NH1 की बात करें तो लेह से जोजिला दर्रा को जोड़ता है। दर्रा का मतलब रास्ता होता है दोस्तों। चलिए, ये था लद्दाख के बारे में। अब बात करते हैं थार रेगिस्तान के बारे में। किसके बारे में? थार रेगिस्तान के बारे में। थार रेगिस्तान के बारे में बात करें तो इसका जो यातायात का साधन तो सभी जानते हैं, ऊँट है। क्या है? ऊँट है। और इसका दूध का उपयोग होता है। इसके दूध का उपयोग होता है ऊँट के, ऊँटनी के दूध का। यहाँ अनाज की बात करें तो बाजरा, जौ, जई, गेहूँ। थार रेगिस्तान जो गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है, इसमें अनाज कौन कौन से हैं? तो बाजरा, जौ और गेहूँ। जिस तरह लद्दाख में भी अनाज था जौ, जई, गेहूँ और आलू, उसी तरह थार रेगिस्तान में जो अनाजें उगाई जाती हैं वो बाजरा है। बाजरा ज़्यादा मुख्य रूप से हैं। गेहूँ भी अब होने लगी है, जौ और जई भी। पानी की बात करें तो यहाँ बावड़ी या कुएं से निकाला जाता है पानी। खनिज की बात करें तो यहाँ पे जिप्सम, कोयला, तांबा, अभ्रक, नमक, ये सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ व्यवसाय की बात करें तो संगमरमर एवं लाख की मूर्तियाँ बेची जाती हैं। और यहाँ चूड़ियाँ बेची जाती हैं। हाथी दांत की वस्तुएं की नक्काशी, कपड़ों की रंगाई एवं छपाई यहाँ का व्यवसाय है। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ नहर की। नहर की बात करें तो है इंदिरा गांधी नहर है जो सतलज नदी पर बनाया गया है। यहाँ के मुख्य शहर की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर है। अब बात करें यहाँ के
कटीली झाड़ियों की, तो हैं यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ भी हैं, जैसे कीकर हैं, बबूल हैं, खजूर हैं, खेजड़ी हैं, ज्वार पाठा है, नागफली जैसी वनस्पति होती है। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारे गुजरात रेगिस्तान के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने बिहार के बारे में। कहाँ के बारे में दोस्तों? बिहार के बारे में। चलिए बिहार के बारे में बात करते हैं। तो बिहार का मुख्य व्यवसाय तो आप जानते ही हैं कि यहाँ कृषि मुख्य है। समस्त भूमि का 75% भाग यहाँ कृषि योग्य है, इतना जान लीजिए। समस्त भूमि का 75% भाग क्या है? कृषि योग्य है। और 12% यहाँ बंजर है। 12% क्या है? यहाँ बंजर है। अब बात करते हैं यहाँ फसल की। तो फसल कौन कौन से हो रहे हैं? तो धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाला। बहुत अच्छे किस्मों की खेती यहाँ भी होती है। समतल भूमि के कारण बिहार में खेती बहुत अच्छे तरीक़ों से होती है, क्योंकि मुख्य व्यवसाय ही यहाँ कृषि है। कौन कौन सी फसलें हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तो धान है, गेहूँ है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, गन्ना है, जूट है, मसाला है। ये सारी फसलें यहाँ पे उपजाई जाती है। खेती भी होती है, तंबाकू की होती है, केले की होती है, चीनी की होती है। तो ये सारी खेतियाँ भी यहाँ होती है। उद्योग की बात करें तो है भागलपुर में सिल्क सिटी, पूर्णिया में जूट उपजाया जाता है, गया में सूती वस्त्र और पूर्वी चंपारण में बटन बनाने का कारखाना भी यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। कारखाने की बात करें तो कुछ कारखाना भी है। मुंगेर में सिगरेट की फैक्ट्री है, बरौनी में तेल शोधक एवं खाद का कारखाना है, जमालपुर में हमारा रेलवे वर्कशॉप है, मुजफ्फरपुर में भी रेलवे वैगन प्लांट है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और मोकामा में भी है। आगे बात करते हैं बिहार के ही बारे में। तो बिहार की जो स्थापना हुई वो 22 मार्च 1912 को हुई, इसलिए हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बात करें यहाँ जलवायु की, जलवायु यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। ये जलवायु यहाँ का कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। खनिज की बात करें तो मिलती है भाई, कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर और बालू पत्थर और पायराइट्स मिलती हैं। तो ये बिहार के बारे में जानकारियाँ थी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं केरल के बारे में। किसके बारे में? केरल के बारे में दोस्तों। तो केरल के बारे में क्या है? केरल की जलवायु उष्ण आर्द्र है। केरल की जलवायु कैसी है? उष्ण आर्द्र है। वन यहाँ पे सघन सदाबहार मिलते हैं। वन यहाँ पे कौन से मिलते हैं? सघन सदाबहार। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। सागवन है, चंदन है, सुपारी है, नारियल है, रबड़ है, बांस है। ये सारे वन वृक्ष यहाँ पे मुख्य रूप से मिलते हैं। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ भी कृषि ही है, बिहार की तरह यहाँ भी कृषि ही व्यवसाय है। अनाज की बात करें तो चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी और गरम मसाले। इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मसालों का बगीचा है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मसाले हुआ है। काली मिर्च हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया, इलायची हो गई, चाय हो गया, सुपारी हो गया, गरम मसाले हो गया। मसालों का तो मत बोलिए यहाँ पे। तो केरल फेमस है। ये हम बात कर लिए अनाज की। अब बात करते हैं खनिज की। खनिज कौन कौन से हैं? तो मोनोजाइट है, जिरकन है, थोरियम है, यूरेनियम है, चीनी मिट्टी, चूना और ग्रेफाइट। ये यहाँ पे खनिज है दोस्तों, वो जो उगाए जाते हैं। बात करें औद्योगिक नगर की, तो यहाँ पे औद्योगिक नगर भी हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है तिरुवनंतपुरम, अलवाय, पुन्नालूर, कोझिकोड। इसके नगर के नाम भी थोड़ा अजीब है दोस्तों, याद थोड़ा बढ़िया से करिएगा। तिरुवनंतपुरम, अल्लावाय, पुन्नालूर और कोझिकोड। तीर्थ स्थल की बात करें तो यहाँ सबरीमाला का मंदिर है। यहाँ पे सबरीमाला का मंदिर है। भोजन की बात करें तो भोजन बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट्टू, अवियल, उपमा और भी हैं जो यहाँ पे भोजन मुख्य रूप से मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक नृत्य फेमस है, कथकली। और एक मतलब नृत्य नाटिका जिसे कहते हैं, नाटक होता है वो कथकली है। और यहाँ का एक नृत्य है मोहिनी अट्टम। नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम। और नृत्य नाटिका कौन सा है? नाटक कथकली। ये फेमस है। बात करते हैं, इसे गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गॉड्स ऑन कंट्री, यानी भगवान का दिया हुआ कंट्री कह सकते हैं इसको। और यहाँ का जो मुख्य भोजन है, खाद्य सामग्री, वो मछली है। क्या है? मछली। चलिए, अब तो ये केरल के बारे में हम इतनी जानकारी ले चुके हैं। आगे बात करते हैं, अब कुछ लास्ट कुछ बचा हुआ है पोर्शन। बात करेंगे साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं। वायु दाब को कैसे मापते हैं? मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में। भारत में 2010 ईस्वी में काल वैसाखी एवं लैला नामक 2 चक्रवात आए थे। चक्रवात की हम बात कर रहे हैं, 2 चक्रवात आए, लाल वैसाखी और कैला वैसाखी और लैला।
काल वैसाखी और लैला नामक 2 चक्रवात आए भारत में कब? 2010 में। अब बात करें मुख्य स्थानीय विश्व की मुख्य स्थानीय पवनों की, तो लू कहाँ बोला जाता है? भारत में बोला जाता है, गर्म हवाएं जो चलती हैं। चिनूक दक्षिण कनाडा में। विल्ली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो एवं हरिकेन अटलांटिक महासागर में। और बात करें टाइफून तो प्रशांतीय महासागर क्षेत्र में। काल वैसाखी बंगाल की खाड़ी में। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, लू कहाँ? भारत में। चिनूक कहाँ? दक्षिण कनाडा। टॉर्नेडो कहाँ? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। और टॉर्नेडो हरिकेन कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में। ये मुख्य स्थानीय पवनें हैं दोस्तों, जो गर्म हवाओं चलती है, जैसे लू चलती है भारत में, अभी फ़िलहाल वही चल रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ, ये तो हो गया था कि भारत 2010 ईस्वी में काल वैसाखी एवं लैला नामक 2 चक्रवात आए थे दोस्तों, ये याद करने के योग्य है। वर्षा मापक यंत्र रेनगेज है, रेनगेज से हम वर्षा को मापते हैं। दैनिक तापमान हम सेल्सियस में मापते हैं, शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में मापते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आज का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो हमारे शरीर का तापमान है वो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये एक प्रकार से ये मापने की इकाई है, जैसे दैनिक में सेल्सियस, शरीर का फ़ारेनहाइट। बस दोस्तों, इतने में आपका 7th बुक का ज्योग्राफी का कहानी हिस्सा ख़त्म हो गया। अब इतना पढ़ कर के आप पूरे किताब की जानकारी ले लिए समझिए। तो चलिए दोस्तों, अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसे एक बार 2 बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से, बस सुन करके भी आप याद कर सकते हैं। मैं आपको उस तरह बता रहा हूँ जैसे आप सुन करके भी याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।